नमस्कार दोस्तों एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज का अपना पढ़ने का विषय है इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे उस टॉपिक का नाम है दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों में दोस्तों द्वीप समूह के बारे में आज हमें पढ़ना है, यानी द्वीप समूह आज हमारा मेन टॉपिक है। भारत के भौतिक प्रदेश में दोस्तों द्वीप समूह का उतना ही महत्व है जितना हिमालय पर्वतीय प्रदेश का है, उत्तर के विशाल मैदान का है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का है, तटीय मैदानों का है। द्वीप समूह से दोस्तों बहुत सारी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी के द्वारा जो एग्जाम्स करवाई जाती है, आरआरबी के द्वारा ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसी जो एग्जाम्स करवाई जाती है, या जो डिपार्टमेंटली एग्जाम्स करवाई जाती है, दिल्ली पुलिस की जो एग्जाम्स होती है, राजस्थान लेवल में ऐसी एग्जाम्स जिनमें भारत के भूगोल का सिलेबस ऐड रहता है, उन एग्जाम्स में भी दोस्तों द्वीप समूह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों आज हम ध्यान से पढ़ रहे हैं द्वीप समूह। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों द्वीप समूह, बड़ा ही शानदार टॉपिक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। देखिए दोस्तों द्वीप समूह होता क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप द्वीप को समझिए। द्वीप क्या होता है? कोई भी ऐसा स्थल भाग जिसके चारों तरफ जलराशि हो, ऐसी स्थलाकृति को दोस्तों द्वीप के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे द्वीपों के समूह को दोस्तों अपन द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है दोस्तों? इंडोनेशिया है। लेकिन यदि आपसे केवल एक ही द्वीप के बारे में आंसर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ग्रीनलैंड। यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो कौन सा है? ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो दोस्तों हमें विशेष रूप से पढ़ना है भारत के द्वीप समूह। दोस्तों भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों कौन से दो भागों में बांटा गया है? देखिए आप मानचित्र के आधार पर देखिए दोस्तों, ये दोस्तों अपने प्रायद्वीपीय भारत की संरचना है। किसकी संरचना है दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत की संरचना है। प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों इधर तो है अपना अरब सागर, इधर तो है अरब सागर, और दोस्तों इधर है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। इधर वाले भाग में स्थित है दोस्तों बंगाल की खाड़ी, और भारत के जस्ट नीचे स्थित है दोस्तों हिंद महासागर। अर्थ है हिंद महासागर के ही विस्तार है दोस्तों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। देखिए दोस्तों भारत में जो द्वीप समूह है, दो द्वीप समूह है, उनमें से एक द्वीप समूह का तो नाम है दोस्तों लक्षद्वीप समूह। एक द्वीप समूह का तो क्या नाम है? लक्षद्वीप समूह। और जो दूसरा द्वीप समूह है दोस्तों, उस दूसरे द्वीप समूह का नाम है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दोस्तों भारत के दो महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। एक का नाम तो है लक्षद्वीप और दूसरे का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह दोस्तों यहां अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह यहां अरब सागर में दोस्तों छोटे छोटे द्वीपों का समूह है यहां पर, और इस द्वीप समूह को ही दोस्तों लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ऐसे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। यहां इस प्रकार से द्वीप बने हुए हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से। अब देखिए दोस्तों अपन इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। आपकी स्थिति समझ में आई गई होगी कि लक्षद्वीप समूह तो अरब सागर में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पहले दोस्तों अपन लक्षद्वीप समूह के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो लक्षद्वीप समूह दोस्तों, लक्ष्य यानी होता है लाख। लक्ष्य का अर्थ क्या होता है? लाख। तो लक्षद्वीप समूह का शाब्दिक अर्थ क्या है? यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि लक्षद्वीप समूह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों 1,00,000 द्वीप। लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है दोस्तों? 1,00,000 द्वीप। लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं, तो दोस्तों द्वीपों की संख्या है 36। कितनी है? 36। तो लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या बताइए, टोटल कितने द्वीप है दोस्तों? 36 द्वीप। अब इन 36 द्वीपों में देखिए दोस्तों कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए
कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़े द्वीप का नाम है अंड्रोट। सबसे बड़े द्वीप का क्या नाम है? अंड्रोट। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटे द्वीप का नाम है दोस्तों बिट्रा। क्या नाम है? बिट्रा। एक बात यह भी ध्यान रखोगे दोस्तों, लक्षद्वीप समूह में एक ऐसा द्वीप है दोस्तों, उस द्वीप का नाम है पिटली द्वीप। और उस पिटली द्वीप की विशेषता यह है दोस्तों कि यहां पर मानव बसाव तो नहीं है। पिटली द्वीप पर मानव बसाव तो नहीं है, लेकिन इस द्वीप पर दोस्तों एक पक्षी अभ्यारण्य है। इस द्वीप पर क्या स्थित है दोस्तों? एक पक्षी अभ्यारण्य। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप समूह का वह द्वीप कौन सा है जहां मानव बसाव तो नहीं है लेकिन एक पक्षी अभ्यारण्य है? दोस्तों उस द्वीप का नाम है पिटली द्वीप। एक बात यह भी ध्यान रखोगे कि लक्षद्वीप समूह में जो 36 द्वीप है उनमें से केवल 10 द्वीपों पर ही मानव बसाव है। 10 द्वीपों पर ही मानव बसाव है। आगे देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है दोस्तों परवाल के द्वारा, इसलिए लक्षद्वीप समूह को परवाल द्वीप या कोरल द्वीपों के नाम से जाना जाता है। परवाल द्वीप या कोरल द्वीपों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों परवाल द्वीप या कोरल द्वीप क्या होता है? दोस्तों महासागरों में परवाल नाम का या कोरल नाम का या मूंगा नाम का एक विशेष प्रकार का जीव पाया जाता है, समुद्री जीव पाया जाता है। तो दोस्तों उस समुद्री जीव की मृत्यु हो जाने के बाद में बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों इनका जमाव हो जाता है और एक कठोर चट्टान का रूप ग्रहण कर लेता है। बाद में कुछ समय पश्चात दोस्तों वही आकृति एक द्वीप का आकार बना लेती है और ऐसे द्वीपों को कहा जाता है दोस्तों परवाल निर्मित द्वीप या मूंगे की चट्टानों के द्वारा निर्मित द्वीप। तो लक्षद्वीप समूह दोस्तों परवाल निर्मित द्वीप है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है या परवाल के जमाव से हुआ है? तो दोस्तों परवाल के जमाव से हुआ है लक्षद्वीप समूह का निर्माण। अब कुछ बातें आप ध्यान रखोगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये अपना लक्षद्वीप समूह है, ठीक है, और यहां पर अपना एक पड़ोसी देश है दोस्तों, उसका नाम है मालदीव। उस पड़ोसी देश का क्या नाम है दोस्तों? मालदीव। यानी मालदीव और लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह का दोस्तों यहां पर एक द्वीप है, उसका नाम है मिनिकॉय। इस द्वीप का क्या नाम है? मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है दोस्तों 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने वाला चैनल कौन सा है दोस्तों? 8 डिग्री चैनल। या फिर लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। या भारत और मालदीव के बीच में विभाजन कौन करता है? 8 डिग्री चैनल। या लक्षद्वीप एवं मालदीव के बीच विभाजन कौन करता है? 8 डिग्री चैनल। देखिए दोस्तों इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है 9 डिग्री चैनल के बारे में। यहां पर दोस्तों लक्षद्वीप समूह के 2 द्वीप हैं। एक द्वीप का तो नाम है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक द्वीप तो हो गया मिनिकॉय और एक द्वीप का नाम है दोस्तों कुन्नानोर। एक द्वीप का क्या नाम है? कुन्नानोर। तो इस कुन्नानोर और मिनिकॉय द्वीप के बीच में जो चैनल है दोस्तों उसे ही 9 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? मिनिकॉय द्वीप को कुन्नानोर द्वीप से अलग करता है। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कुन्नानोर द्वीप को अमीन दीवी या अमीन दीव द्वीप से अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है 11 डिग्री चैनल। यानी 11 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? कुन्नानोर द्वीप को अमीन दीव द्वीप से अलग करता है। तो ध्यान रखोगे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में स्थित है 8 डिग्री चैनल। कुन्नानोर और मिनिकॉय के बीच में स्थित है 9 डिग्री चैनल। कुन्नानोर द्वीप और अमीन दीवी द्वीप के बीच में स्थित है दोस्तों 11 डिग्री चैनल। तो ये तो था दोस्तों लक्षद्वीप समूह। ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो दोस्तों अपना देश है ये इंडिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों इंडिया के पश्चिम में यहां अरब सागर में तो लक्षद्वीप समूह रह गया जिसका अपन ने अभी अभी ध्यान से अध्ययन किया है, और इसी इंडिया के अपने भारत के पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ध्यान रखना दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए
कि मरकत द्वीप किसे कहा जाता है भारत में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। दूसरी बात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है दोस्तों ज्वालामुखी से। किससे हुआ है? ज्वालामुखी से। तो यहां दोस्तों ध्यान रखोगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, लेकिन लक्षद्वीप समूह का निर्माण दोस्तों परवाल के जमाव के कारण हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप है दोस्तों, वास्तव रूप में वो सागर में डूबे हुए पर्वत के ऊपरी भाग है। सागर में डूबे हुए पर्वतों के ऊपरी भाग है। कौन से द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां दोस्तों यदि अपन बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों यदि कुल द्वीपों की अपन बात करें तो कुल मिला के दोस्तों छोटे बड़े 572 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यदि कुल छोटे मोटे द्वीपों की दोस्तों बात करें तो 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। अब दोस्तों अंडमान और निकोबार ये दोनों अलग अलग द्वीप समूह हैं। पढ़ने पर तो दोस्तों एक साथ ही पढ़ते हैं इनको, लेकिन अंडमान का ग्रुप अलग है और निकोबार का ग्रुप अलग है। सबसे पहले अपन अंडमान का ग्रुप पढ़ते हैं। अंडमान में दोस्तों मुख्य रूप से ये 4 द्वीप हैं। जैसे ये जो पहला द्वीप हो गया, यहां इस द्वीप का नाम है दोस्तों उत्तरी अंडमान। इस द्वीप का क्या नाम है दोस्तों? उत्तरी अंडमान। इसके जस्ट नीचे वाला हो गया दोस्तों मध्य अंडमान। ये मध्य अंडमान है दोस्तों। और इसके जस्ट नीचे वाला हो गया दोस्तों दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान द्वीप। और यहां दोस्तों ये हो गया लिटिल अंडमान द्वीप। लिटिल अंडमान द्वीप। यानी अंडमान द्वीप समूह दोस्तों इन 4 बड़े भागों में बटा हुआ है। एक तो है उत्तरी अंडमान, दूसरा है मध्य अंडमान, तीसरा है दक्षिणी अंडमान और चौथा है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान को आप छोटा अंडमान भी कह सकते हैं या लघु अंडमान भी कह सकते हैं। इसके जो नीचे वाला भाग है दोस्तों वो रह गया निकोबार। अर्थात यहां देखिए इस चैनल का नाम है दोस्तों 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। ये जो 10 डिग्री चैनल है इसके उत्तर में तो स्थित है दोस्तों अपना अंडमान। इसके उत्तर में तो क्या स्थित है? अंडमान। और 10 डिग्री चैनल के ये जो नीचे वाला भाग हो गया दोस्तों, यहां स्थित है अपना निकोबार द्वीप समूह है। यानी उत्तर में अंडमान द्वीप समूह है और नीचे निकोबार द्वीप समूह है। तो स्पष्ट बात क्या है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में बांटने वाला चैनल कौन सा है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल। कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। अब देखिए दोस्तों जो निकोबार द्वीप समूह है, इस निकोबार द्वीप समूह के दोस्तों 3 द्वीप इस प्रकार हैं। एक का नाम है दोस्तों कार निकोबार, दूसरे का नाम है दोस्तों लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, और तीसरे का नाम है दोस्तों ग्रेट निकोबार। तीसरे का क्या नाम है दोस्तों? ग्रेट निकोबार। ये निकोबार द्वीप समूह है। अब इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। यानी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ये तो हो गए अंडमान द्वीप समूह में। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार ये हो गए निकोबार द्वीप समूह में। और अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल हो गया 10 डिग्री चैनल। अब देखिए दोस्तों जो उत्तरी अंडमान स्थित है इसके अंदर स्थित है दोस्तों सैंडल पीक। क्या स्थित है? सैंडल पीक। सैंडल पीक क्या है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है दोस्तों सैंडल पीक। और सैंडल पीक की ऊंचाई है दोस्तों 730 मीटर। सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है? 730 मीटर। तो यहां ध्यान रखोगे आप कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक जिसकी ऊंचाई 730 मीटर है, वह इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कौन से भाग में स्थित है? तो वह दोस्तों उत्तरी अंडमान में स्थित है। कौन से में है? उत्तरी अंडमान में। जो मध्य अंडमान है यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है। दोस्तों यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां आपसे एक दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरे तरीके से कैसे? कि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों माजुली द्वीप।
सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। और ये माजुली द्वीप दोस्तों भारत के असम राज्य में है। और कौन सी नदी पर है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। समझ में आया कुछ आपके? नहीं आया तो एक बार ठीक से दोबारा देख लीजिए। पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा सागरीय द्वीप कौन सा है, या भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है दोस्तों। लेकिन भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत के कौन से राज्य में है? असम राज्य में। क्लियर है? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यदि अपन बात करें दोस्तों दक्षिणी अंडमान के अंदर, तो दोस्तों दक्षिणी अंडमान के अंदर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। क्या स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के बारे में दोस्तों पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं। पोर्ट ब्लेयर एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। यहां ध्यान रखना दोस्तों, लक्षद्वीप समूह की राजधानी है कवारती या कवरती। लक्षद्वीप समूह की राजधानी का क्या नाम है? कवरती। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? इनमें से कौन से भाग में स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर के बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान रखोगे कि केंद्र शासित प्रदेशों का एकमात्र बंदरगाह है, कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर, जो कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यहां कवरती के बारे में पूछ लिया जाए, कवरती कहां स्थित है? तो दोस्तों कवरती खुद लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है। लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है। इसके अलावा दोस्तों आगे चलो आप, यदि अपने से बात करें देखो लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, इन दोनों के बीच में भी दोस्तों एक बॉर्डर रेखा है। आपसे पूछ ले जाए कि दक्षिणी अंडमान, ये जो दक्षिणी अंडमान है इसको लिटिल अंडमान से, जो लिटिल अंडमान है इससे अलग कौन करता है? अलग करता है दोस्तों डंकन पास। अलग कौन करता है दोस्तों? डंकन पास या डंकन पैसेज। क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कौन करता है? डंकन पैसेज। बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई सारी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डंकन पास किसको किससे अलग करता है? तो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। अब देखिए दोस्तों नीचे देखिए आप, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, इन तीनों में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेट निकोबार। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रेट निकोबार। क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये जो ग्रेट निकोबार है अपना, ग्रेट निकोबार है दोस्तों, यहां नहीं है। यहां तो मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, यहां थोड़ी जगह कम है, ठीक है। ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम भाग है, इस ग्रेट निकोबार में स्थित है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। इस ग्रेट निकोबार में क्या स्थित है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट आप सब जानते ही हैं, यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताओ कि यहां स्थित दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यहां स्थित दक्षिणी बिंदु तो दोस्तों कन्याकुमारी है। यहां स्थित दक्षिणी बिंदु तो कौन सा है? कन्याकुमारी। तो ध्यान रखोगे आप कि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कहां स्थित है? इस ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ध्यान रखोगे ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने भारत के द्वीप समूह के बारे में विस्तार से चर्चा की है। दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं आपके सही तरीके से समझ में आ गया होगा। बंदरगाह है यानी पोर्ट। देखिए दोस्तों बंदरगाह होता क्या है? बंदरगाह वह स्थान होता है जहां समुद्री जहाजें आके रुकती है और जहां से समुद्री जहाजों के द्वारा दूसरे देशों के लिए आयात निर्यात किया जाता है या समुद्री व्यापार किया जाता है। अर्थात महासागरीय जल परिवहन के लिए जिन परिवहन के साधनों का उपयोग किया जाता है, उन परिवहन के साधनों का ठहराव का जो स्थान होता है दोस्तों, वो ही दोस्तों बंदरगाह होता है। यदि आकार के हिसाब से देखें दोस्तों तो बंदरगाह के प्रकार, आकार के आधार पर दोस्तों बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। पहला बंदरगाह होता है बड़े बंदरगाह है और एक होता है दोस्तों छोटे बंदरगाह है। बड़े बंदरगाह कौन से होते हैं और छोटे बंदरगाह कौन से होते हैं?
बड़े बंदरगाहों के द्वारा ही हम दुनिया के दूर दराज के देशों के साथ दोस्तों व्यापार करते हैं। जैसे जापान के साथ व्यापार करना हो, हमें यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करना हो दोस्तों, तो हम बड़े बंदरगाहों का उपयोग करते हैं। बड़े बंदरगाहों का रखरखाव, नियंत्रण और इनका संचालन दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार, यानी बड़े बंदरगाहों का निर्माण, रखरखाव और संचालन, ये सारी जिम्मेदारी दोस्तों केंद्र सरकार की होती है। अतः हम कह सकते हैं कि बड़े बंदरगाह संघ सूची के विषय हैं। जो छोटे बंदरगाह होते हैं दोस्तों, छोटे बंदरगाह समवर्ती सूची के विषय होते हैं। समवर्ती सूची के विषय यदि कार्य के आधार पर देखा जाए तो संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन जब कभी भी किसी समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने को लेकर दोनों सरकारों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति में दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। लेकिन यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये कि छोटे बंदरगाहों का निर्माण कौन सी सरकार करती है? छोटे बंदरगाहों का निर्माण राज्य सरकार करती है दोस्तों। यानी छोटा बंदरगाह है जिस राज्य के क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है या जिस राज्य के समुद्र तट पर छोटे बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है, वहां छोटे बंदरगाह का निर्माण वहां की राज्य सरकार करेगी दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये ध्यान रखना कि छोटे बंदरगाह है दोस्तों समवर्ती सूची के विषय हैं। अब देखिए दोस्तों बंदरगाह के बारे में, भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो बंदरगाह के लिए सबसे सीधी बात तो यह है दोस्तों कि अपना जो प्रायद्वीपीय भारत है वो बंदरगाह की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्वरूप प्रदान करता है अपने को। क्यों? क्योंकि जो अपना ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसके एक साइड में तो अरब सागर का तट है, एक साइड में बंगाल की खाड़ी का तट है और एक साइड में दोस्तों हिंद महासागर का तट है। अर्थात जल परिवहन की दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बेस्ट स्वरूप है। तो देखिए दोस्तों भारत के बंदरगाह हैं। सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में दोस्तों दो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। एक बंदरगाह का नाम है दोस्तों दाहेज बंदरगाह है। दाहेज बंदरगाह है गुजरात में स्थित है, अर्थात गुजरात के तट पर स्थित है। दाहेज बंदरगाह दोस्तों प्रसिद्ध है रसायनों के आयात निर्यात के लिए, अर्थात दाहेज बंदरगाह को भारत का रसायन बंदरगाह भी कहा जा सकता है। यानी भारत में सबसे ज्यादा रसायनों का, केमिकल्स का आयात निर्यात जिस बंदरगाह से किया जाता है वह बंदरगाह गुजरात का दाहेज बंदरगाह है। कंपटीशन एग्जाम्स में सीधा साधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दाहेज बंदरगाह कहां स्थित है, तो दोस्तों गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित दोस्तों दूसरा जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है उसका नाम है कांडला बंदरगाह है। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बंदरगाह है ये दोस्तों, कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहां स्थित है? गुजरात में। गुजरात में दोस्तों कांडला बंदरगाह है कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों कांडला बंदरगाह है कहां स्थित है, खंबात की खाड़ी में स्थित है, अरब सागर में स्थित है या कच्छ की खाड़ी में स्थित है, तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा कच्छ की खाड़ी में। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा कच्छ की खाड़ी। अब देखिए कांडला बंदरगाह दोस्तों भारत में कर मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। कर मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में वह बंदरगाह कौन सा है जो कर मुक्त बंदरगाह है, तो दोस्तों वह बंदरगाह कांडला बंदरगाह ही है। कांडला बंदरगाह दोस्तों एक जवारीय बंदरगाह का उदाहरण है। आपसे पूछ लिया जाए कि जवारीय बंदरगाह का उदाहरण कौन सा है भारत में, कांडला बंदरगाह एक जवारीय बंदरगाह का उदाहरण है। कांडला बंदरगाह के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यह है कि कांडला बंदरगाह इसका वर्तमान में नाम है दीनदयाल पोर्ट या दीनदयाल बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि भारत में कौन से बंदरगाह को दीनदयाल पोर्ट या दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों वह बंदरगाह है गुजरात का कांडला बंदरगाह है। अक्टूबर 2017 में
कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। यदि और भी दोस्तों कांडला बंदरगाह के बारे में अपने से क्वेश्चन पूछे तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान प्लस पंजाब प्लस हरियाणा या इससे संबंधित जो कुछ और भी उत्तरी राज्य हैं वो जल परिवहन के लिए कौन से बंदरगाह का उपयोग करते हैं? कांडला बंदरगाह का उपयोग करते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों ज्यादातर राजस्थान के बारे में पूछा जाता है कि राजस्थान जल परिवहन के लिए किस बंदरगाह का इस्तेमाल करता है, किस बंदरगाह का उपयोग करता है? तो दोस्तों वह बंदरगाह है कांडला बंदरगाह है। अब देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में दोस्तों मुंबई बंदरगाह है। गजब का बंदरगाह है दोस्तों मुंबई, भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई बंदरगाह यह दोस्तों एक तो प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है, प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण। ध्यान रखें, निर्माण के आधार पर, निर्माण की प्रकृति के आधार पर दोस्तों बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है दोस्तों कृत्रिम। एक तो प्राकृतिक बंदरगाह है और एक कृत्रिम बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह वो होते हैं जो प्रकृति में समुद्र तटरेखा की स्थिति ही ऐसी होती है या संरचना ही ऐसी होती है कि वो बंदरगाह का स्वरूप प्रदान कर देता है अपने को। तो ऐसे बंदरगाहों को दोस्तों प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं, अर्थात ये प्रकृति में बने बनाए बंदरगाह होते हैं। कृत्रिम बंदरगाह दोस्तों इन्हें मानव निर्मित बंदरगाह कहा जाता है। तो दोस्तों देख लीजिए आप, निर्माण के आधार पर दो प्रकार के बंदरगाह होते हैं। ऐसे बंदरगाह जो प्रकृति में बने बनाए होते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह है। ऐसे बंदरगाह जिनका निर्माण मानव करता है उन्हें कृत्रिम बंदरगाह या मानव निर्मित बंदरगाह माना जाता है। तो दोस्तों मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है और प्राकृतिक बंदरगाहों में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा आयात निर्यात का भार जिस बंदरगाह पे होता है दोस्तों भारत में, वह बंदरगाह मुंबई बंदरगाह ही है। अर्थात मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और ये वर्तमान समय में भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। दोस्तों मुंबई बंदरगाह पर परिवहन का भार इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर एक और बंदरगाह बनाया गया। मुंबई के पास में ही दोस्तों एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है दोस्तों न्यावा शिवा द्वीप। और इस न्यावा शिवा द्वीप पर दोस्तों एक नया बंदरगाह बना दिया गया। और ध्यान रखें, इस न्यावा शिवा द्वीप को न्यावा शिवा बंदरगाह भी कहा जाता है और इसका नाम बदलकर कर दिया गया है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कौन से बंदरगाह को कहा जाता है दोस्तों, तो न्यावा शिवा बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है उसे कहा जाता है। एक आप ध्यान रखोगे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मारमा गांव बंदरगाह कहां स्थित है, तो दोस्तों मारमा गांव बंदरगाह स्थित है जुआरी नदी पर। कौन सी नदी पर है? जुआरी नदी पर। और भारत के कौन से राज्य में? गोवा राज्य में। मारमा गोवा बंदरगाह दोस्तों जुआरी नदी पर गोवा राज्य में स्थित है। और ये मारमा गोवा जो बंदरगाह है यहां से दोस्तों भारत में अधिकतम लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, यानी भारत में लोहे का ज्यादा से ज्यादा व्यापार जिस बंदरगाह से किया जाता है वह बंदरगाह है दोस्तों गोवा का मारमा गांव बंदरगाह स्थित है। इसका सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि मारमा गांव बंदरगाह कौन सी नदी पर स्थित है, तो जुआरी नदी पर स्थित है। ठीक है। एक बंदरगाह दोस्तों कर्नाटक में है, उसका नाम है दोस्तों न्यू मंगलुरु पोर्ट। आपसे पूछ लिया जाए कि न्यू मंगलुरु पोर्ट भारत के कौन से राज्य में स्थित है, यह भारत के दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका उपयोग भी दोस्तों लौह अयस्क के निर्यात के लिए ही किया जाता है। अपन यदि आगे बंदरगाहों की बात करें तो एक बंदरगाह है दोस्तों केरल में। केरल के बंदरगाह का नाम है दोस्तों कोचीन बंदरगाह है। केरल में जो बंदरगाह है उसका नाम है कोचीन पोर्ट या कोचीन बंदरगाह है। कोचीन जो बंदरगाह है दोस्तों वह एक कयाल पर है जिसका नाम है वेम्बानद, या इसे वेम्बानड कयाल भी कह सकते हैं दोस्तों। वेम्बानद या वेम्बानड कयाल पर स्थित है कोचीन बंदरगाह है। इस कोचीन बंदरगाह का मुख्य उपयोग किया जाता है दोस्तों मसालों का निर्यात करने के लिए और पेट्रोल का भारत में आयात करने के लिए।
क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में मुख्य रूप से कौन से बंदरगाह का उपयोग पेट्रोल आयात के लिए और मसालों के निर्यात के लिए किया जाता है, तो वो बंदरगाह दोस्तों कोचीन यानी केरल में स्थित है और ये बेम्बानद कयाल पर स्थित है। बेम्बानद कयाल समुद्र के तट पर जो लवणीय झीलें होती हैं उन्हें दोस्तों कयाल के नाम से जाना जाता है। एक बात ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू या न्यावा शिवा जो पोर्ट है इसका उपयोग पेट्रोल भंडारण में भी किया जाता है। ये तो थे दोस्तों पश्चिमी तट के बंदरगाह। अपन अब बात करते हैं पूर्वी तट के बंदरगाहों की। पूर्वी तट के बंदरगाहों में देखो दोस्तों यहीं से शुरू कर देते हैं हम। यहीं पर तमिलनाडु में दोस्तों 3 बंदरगाह हैं। अपना जो भारत का तमिलनाडु राज्य है दोस्तों, इस तमिलनाडु राज्य में 3 बंदरगाह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तीनों के तीनों बंदरगाह है। एक का नाम है दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह है। एक बंदरगाह का नाम है दोस्तों चेन्नई बंदरगाह है या चेन्नई पोर्ट, और एक का नाम है दोस्तों एन्नोर बंदरगाह है या इसे हम एन्नोर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। जो तूतीकोरिन बंदरगाह है दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है श्रीलंका के साथ व्यापार करने के लिए। श्रीलंका के साथ व्यापार के अलावा तूतीकोरिन बंदरगाह की आप दूसरी बात यह ध्यान रखोगे कि भारत का जो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का जो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है वह बंदरगाह दोस्तों तूतीकोरिन ही है। जो चेन्नई बंदरगाह है दोस्तों, चेन्नई बंदरगाह भारत का प्रथम या फर्स्ट, भारत का प्रथम कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह है। और रही बात दोस्तों एन्नोर बंदरगाह की, एन्नोर बंदरगाह दोस्तों भारत का प्रथम निजी बंदरगाह है, प्रथम प्राइवेट पोर्ट, प्रथम निजी बंदरगाह है या निजी पोर्ट। तो दोस्तों इन बंदरगाहों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पूर्वी तट पर दोस्तों तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। एक तो है तूतीकोरिन, एक का नाम है चेन्नई पोर्ट और तीसरे का नाम है एन्नोर पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट का मुख्यतः उपयोग किया जाता है दोस्तों श्रीलंका के साथ व्यापार करने के लिए, और तूतीकोरिन बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी है। यह बात आप ध्यान रखोगे। यदि चेन्नई पोर्ट के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा कि भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है या भारत का प्रथम कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई पोर्ट। एन्नोर पोर्ट के बारे में यह बात ध्यान रखना कि भारत में प्रथम निजी क्षेत्र का बंदरगाह कौन सा है, एन्नोर पोर्ट। बहुत गजब का क्वेश्चन है। भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बंदरगाह है एन्नोर पोर्ट है दोस्तों, आप ध्यान रखोगे। पूर्वी तट पर यदि ऊपर की ओर बढ़े तो एक बंदरगाह दोस्तों आंध्र प्रदेश में है जिसका नाम है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। सुरक्षित क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एक भू आबद्ध बंदरगाह का उदाहरण है। भू आबद्ध बंदरगाह अर्थात यह बंदरगाह 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। विशाखापत्तनम बंदरगाह दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम। और भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम बंदरगाह। भारत का भू आबद्ध बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम बंदरगाह। एक दोस्तों जो कलकत्ता हुगली पत्तन है वह भी भारत में भू आबद्ध बंदरगाह की दृष्टि से सही माना जाता है। दोस्तों विशाखापत्तनम बंदरगाह का उपयोग किसमें किया जाता है? विशाखापत्तनम बंदरगाह का उपयोग किया जाता है दोस्तों मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से तो कोयला आयात करने के लिए और जापान को लोहा निर्यात करने के लिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जहां से ऑस्ट्रेलिया से तो कोयला आयात किया जाता है और जापान को लोहे का निर्यात किया जाता है, तो दोस्तों वह बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पारादीप बंदरगाह भारत के कौन से राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। पारादीप बंदरगाह भारत के कौन से राज्य में है? ओडिशा राज्य में। सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बंदरगाह दोस्तों वो है कलकत्ता हुगली बंदरगाह है। कलकत्ता हुगली बंदरगाह है, यहीं पर स्थित है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। हल्दिया बंदरगाह है, पूछ लिया जाए हल्दिया पोर्ट या हल्दिया बंदरगाह कहां स्थित है? कलकत्ता में। या आपसे पूछ लिया जाए कलकत्ता बंदरगाह कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में। दोस्तों कलकत्ता बंदरगाह का निर्माण हुगली नदी पर किया गया है। दोस्तों वर्तमान समय में कलकत्ता बंदरगाह की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हुगली नदी में जल की कमी।
और इस हुगली नदी में जल की कमी की समस्या दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल में फरक्का स्थान पर हुगली नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है, फरक्का बांध, जिससे हुगली नदी में जल की आवक बढ़ाई जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखना दोस्तों, ये जो फरक्का बांध परियोजना है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का विषय रही है। एक जो लास्ट बंदरगाह है दोस्तों, बड़े बंदरगाह में जो लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बंदरगाह है वो आप ध्यान रखोगे, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का एकमात्र बंदरगाह है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, जो यहां सागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये थे दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह है, आप ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए तटीय मैदान होते क्या है। तटीय मैदान यानी समुद्र तट के किनारे बने हुए मैदानों को तटीय मैदानों के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों अपना प्रायद्वीपीय भारत है भाई, कर्क रेखा के नीचे वाला भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, उष्ण कटिबंध में आता है, यानी गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में आता है। प्रायद्वीप क्या होता है? ऐसी जमीन जिसके तीन तरफ जल हो, तीन तरफ जल हो, प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे इधर अरब सागर का जल हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी का जल हो गया और यहाँ पर हिंद महासागर का जल हो गया। तो तीन तरफ से जल से घिरी हुई स्थलीय आकृति को प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यदि आपने प्रायद्वीप का जस्ट उल्टा कर दिया ना तो वो हो जाएगी खाड़ी। वो क्या हो जाएगी? खाड़ी। अर्थात ऐसा जलीय भाग जिसके तीन तरफ स्थल हो, क्या कहलाएगी? खाड़ी कहलाएगी दोस्तों। जैसे बंगाल की खाड़ी, इसके एक साइड में म्यांमार है, ऊपर की ओर बांग्लादेश है और इधर भारत का पूर्वी तटीय मैदान है। तो ये हो गई दोस्तों खाड़ी। तो प्रायद्वीप और खाड़ी की बात समझ में आई क्या? ऐसा स्थलीय भाग जिसके तीन तरफ जल हो प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे दक्षिणी भारत एक प्रायद्वीप का उदाहरण है। प्रायद्वीप का जस्ट उल्टा कर दो, खाड़ी बन जाएगी दोस्तों। ऐसा जलीय भाग जिसके तीन तरफ स्थल या जमीन हो, खाड़ी कहलाएगी। जैसे बंगाल की खाड़ी के तीन तरफ, पूर्व की तरफ तो म्यांमार है, उत्तर की तरफ बांग्लादेश है और पश्चिम की तरफ पूर्वी भारतीय तटीय मैदान स्थित है। अब देखिए तटीय मैदान। दोस्तों भारत में तटीय मैदानों की लंबाई है 6000 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में तटीय मैदानों की लंबाई कितनी है? 6000 किलोमीटर। लंबाई के मामले में कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, तटीय मैदानों की लंबाई 6000 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। तटीय मैदानों की लंबाई तो कितनी है? 6000 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर अरब सागर है। ये अपने द्वीप समूह है दोस्तों। यदि अपन ने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल कर लिया और उसके बाद में टोटल तटीय सीमा की यदि अपन ने बात की तो तटीय सीमा की लंबाई दोस्तों बढ़कर कितनी हो जाएगी? 7516.5 किलोमीटर, अर्थात 7517 किलोमीटर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई है। अब देखो भारत में तटीय मैदानों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है दोस्तों कन्याकुमारी। यहाँ भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। और यह कन्याकुमारी दोस्तों भारत में तटीय मैदानों को दो अलग अलग भागों में बांट देता है। जो इधर वाला तटीय मैदान है ये यहां से शुरू हो जाएगा दोस्तों कच्छ की खाड़ी से। कहां से शुरू हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी से। यानी ये इधर वाला तो हो गया दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिम दिशा में है, इसलिए इसे तो अपन क्या कह देंगे? पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान कहां से कहां तक है? पश्चिमी तटीय मैदान दोस्तों कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक है। कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक। तो इधर वाले कौन से हो जाएंगे? इधर वाले हो जाएंगे दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान ये इधर वाले हो जाएंगे। पूर्वी तटीय मैदान कहां से कहां तक है? ये यहाँ पर दोस्तों एक नदी है, उस नदी का नाम है सुब्रन रेखा नदी। सुब्रन रेखा नदी। तो सुब्रन रेखा नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो इधर वाला तटीय मैदान है इसी को दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। दोबारा देखिए भारत में तटीय मैदानों की लंबाई 6000 किलोमीटर है।
भारत में तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा गया है, एक पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान सुबर्न रेखा नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक है। अब सुनो, जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो दोस्तों संकरे हैं। पश्चिमी तटीय मैदान कैसे हैं? संकरे यानी कि सकड़े हैं। और दोस्तों जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान बहुत ज्यादा चौड़े हैं। पूर्वी तटीय मैदान बहुत ज्यादा चौड़े हैं। इधर वाले संकरे हैं, इधर वाले चौड़े हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है दोस्तों कि इन तटीय मैदानों का निर्माण दो चीजों से होता है। कितनी चीजों से? दो चीजों से। एक तो होता है दोस्तों नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से। एक तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से। दूसरा, जो सागर से ज्वार उठकर आते हैं तो ज्वार अपने साथ दोस्तों अवसाद लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? अवसाद लेकर आते हैं। अर्थात स्थल से जो नदियां बहकर जाती है अपने साथ अवसाद लेकर जाती है। महासागर से जो ज्वार उठकर आते हैं वो अपने साथ दोस्तों अवसाद लेकर आते हैं और इनको इन तटों पर जमा कर देते हैं। इन तटों पर जमा कर देते हैं, जिनसे किसका निर्माण होता है? इन तटीय मैदानों का निर्माण होता है। अब ये तो बात समझ में आ गई कि इन तटीय मैदानों का निर्माण इन चीजों से होता है, लेकिन ये कैसे हुआ? इधर वाले संकड़े और इधर वाले चौड़े, ये कारण क्या है? किसके कारण ऐसा हुआ? इसके कारण ये हुआ है कि दोस्तों जो इधर वाली नदियां है ना, ये इधर जाके गिरती है। जैसे नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई। ये नदियां क्या करती है दोस्तों? रिफ्ट घाटी में बहती है और आगे चलकर लास्ट में दोस्तों ये एस्चुरी का निर्माण करती है, नदमुख का निर्माण करती है, यानी डेल्टा नहीं बना पाती। जबकि इधर वाली नदियां देखो आप, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये नदियां पूर्व की ओर बहती हुई सागर में गिरने से पहले मुख पर अपने जलीय क्षेत्र को फैला लेती है और वहां पर दोस्तों डेल्टा का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? डेल्टा का। और डेल्टा का निर्माण हो जाने के कारण पंजाकार डेल्टा बन जाता है, वृक्ष के आकार का डेल्टा बन जाता है। तो यहाँ पर ये नदियां अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में अवसाद लेकर आती है और इन अवसादों को यहाँ पर बहुत खुले भागों में फैला देती है, जिससे इधर वाले तटीय मैदान चौड़े बन जाते हैं और इधर वाले तटीय मैदान संकरे रह जाते हैं। अब देखो भारत में कौन कौन से तटीय मैदान है। देखो दोस्तों, भारत में मोटे तौर पर तटीय मैदानों की अपन बात करें, पहला तटीय मैदान है दोस्तों भारत में, पहला तटीय मैदान है दोस्तों कच्छ का मैदान। कौन सा है भाई? कच्छ का मैदान, कच्छ का तटीय मैदान। पहला तो ये कच्छ के तटीय मैदान की विशेषता क्या है? कच्छ के तटीय मैदान का निर्माण होता है दोस्तों, जैसे इधर पंचनद तो भारत का और सिंधु, ये जल लेकर आती है तो अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में दोस्तों अवसाद लेकर आती है और इन अवसादों के जमाव से कच्छ का मैदान बनता है। कच्छ का मैदान बनता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कच्छ का मैदान कौन से नदी तंत्र से बनता है, तो कच्छ का मैदान बनता है दोस्तों सिंधु नदी तंत्र से। सिंधु नदी तंत्र से जो कच्छ का मैदान है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? कच्छ के मैदान की मुख्य विशेषता है दोस्तों अधिक लवणीयता। अधिक लवणीयता अर्थात यहाँ पर उच्च वाष्पीकरण की दर होने के कारण यहाँ के जल में लवणीयता की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और दूसरी बात, जो पश्चिमी तटीय मैदान है इनमें सबसे ज्यादा चौड़े तटीय मैदान कौन से हैं? कच्छ के मैदान। जैसे कच्छ का मैदान हो गया, कठियावाड़ का मैदान हो गया, कोकण तट हो गया, मालाबार तट हो गया, ये पश्चिमी तट के मैदान है। तो इनमें सबसे चौड़े तट कौन से हैं दोस्तों? कच्छ के मैदान। दूसरे देखते हैं दोस्तों अपन, दूसरे तटीय मैदानों का नाम है दोस्तों कठियावाड़ का मैदान। कौन सा है? कठियावाड़ का मैदान। जैसे कच्छ का मैदान गुजरात में है, कठियावाड़ प्रदेश भी गुजरात में है, अतः कठियावाड़ का तटीय मैदान भी गुजरात में हुआ। कठियावाड़ के तटीय मैदान की दो विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों गिर की पहाड़ियां पाई जाती है। किसकी पहाड़ियां पाई जाती है? गिर की पहाड़ियां। और दूसरी है मांडव की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? मांडव की पहाड़ियां। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में गिर की पहाड़ियां और मांडव की पहाड़ियां कौन से राज्य में स्थित है या कौन से तटीय मैदान में स्थित है, तो दोस्तों ये पहाड़ियां गुजरात के कठियावाड़ तटीय मैदान में स्थित है या कठियावाड़ के तट में स्थित है। गिर की पहाड़ियों की एक और विशेषता ध्यान रखना, गिर की पहाड़ियों में दोस्तों एशियाई शेर पाए जाते हैं।
भारत में एशियाई शेर कौन सी पहाड़ियों में पाए जाते हैं? गिर की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अगला तटीय मैदान देखिए आप, यहां देखिए दोस्तों, यहां है दमन और यहां है गोवा। दमन और गोवा, इन दोनों के बीच में जो तटीय मैदान है उसका नाम है दोस्तों कोंकण तट। उसका क्या नाम है? कोंकण तट। आपसे पूछ लिया जाए कि कोंकण तट भारत के कौन से राज्य में है? दमन से लेकर गोवा के बीच में, तो बीच में कौन सा राज्य बच गया? महाराष्ट्र राज्य बन गया ना। अतः कोंकण तट मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में है, जो दमन से लेकर गोवा तक फैले हुए हैं। कोंकण तट की मुख्य विशेषता क्या है? कोंकण तट में एक तो बहुत ज्यादा नारियल का उत्पादन होता है, यहाँ बहुत ज्यादा आम का उत्पादन होता है, इसके अलावा यहाँ पर चावल की खेती भी की जाती है। अतः कोंकण तट में मुख्य रूप से नारियल, आम और चावल का मुख्य उत्पादन होता है। दोस्तों गुजरात में अपन ने एक और तटीय मैदान छोड़ दिया है। जो मैदान छोड़ दिया उसका नाम है दोस्तों गुजरात का तटीय मैदान, या गुजरात तट के नाम से जाना जाता है। देखो गुजरात तटीय मैदान का निर्माण किससे होता है? माही नदी हो गई, साबरमती नदी हो गई, ये नदियां क्या करती है दोस्तों? यहाँ से अपने साथ अवसाद लेकर आती है और इनको यहाँ जमा कर देती है। अब नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से दोस्तों जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, और जलोढ़ आपको पता है ये दुनिया की सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है। तो आ गई ना बात समझ में कि गुजरात के मैदान दोस्तों भारत में कृषि उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? कृषि उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अर्थात गुजरात के मैदान की उपजाऊ मृदा में यहाँ पर बहुत अच्छा कृषि का उत्पादन होता है। अगला तटीय मैदान देखिए, यहाँ पर गोवा और यहाँ पर है दोस्तों मंगलुरु। मंगलुरु तो आप जानते हो ना, कर्नाटक में है, ठीक है। गोवा से लेकर मंगलुरु तक का जो तटीय मैदान है दोस्तों, इसे कहा जाता है केनरा तट। किस नाम से जाना जाता है? केनरा तट या कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। तो केनरा तट या कन्नड़ तट भारत के कौन से राज्य में है? भारत के दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। और केनरा तट कहां से कहां तक है? गोवा से लेकर मंगलुरु तक है। गोवा से लेकर मंगलुरु तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, अब कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक का ये जो तटीय मैदान है, इस तटीय मैदान का नाम है दोस्तों मालाबार का तट। क्या नाम है इसका? मालाबार का तट। और मालाबार का तट दोस्तों भारत के केरल राज्य में है। कौन से राज्य में है? केरल राज्य में। क्वेश्चन पूछ लिया जाए मालाबार तट भारत के कौन से राज्य में है? केरल में। मालाबार तट कहां से कहां तक है? मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक। कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है मालाबार तट। मालाबार तट किसके लिए चर्चित है? मालाबार तट चर्चित है दोस्तों कयाल के लिए, जिसे लेगून भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? लेगून। अर्थात समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में जो खारे पानी की बड़ी झीलें पाई जाती है उन्हें कयाल के नाम से जाना जाता है, और इनमें लवणीयता की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें लेगून झीलों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे वेम्बा नदी या वेम्बानड कयाल, अष्टमुडी कयाल, ये दोनों कहां पर है दोस्तों? केरल राज्य में स्थित है। अब देखो आप पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का विभाजन दोस्तों मुख्य रूप से जो नदी करती है, उस नदी का नाम है दोस्तों कृष्णा नदी। उस नदी का क्या नाम है? कृष्णा नदी। यानी मोटे तौर पर कृष्णा नदी पूर्वी तटीय मैदानों को दो भागों में बांट देती है। कितने भागों में? दो भागों में। सुवर्ण रेखा नदी तट से लेकर कृष्णा कुमारी तक के तटीय मैदान को कहा जाता है दोस्तों उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। पूछ लिया जाए उत्तरी सरकार तट कहां से कहां तक है? सुवर्ण रेखा नदी घाटी से लेकर कृष्णा नदी घाटी तक का जो तटीय मैदान है पूर्व में, उसी को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और उत्तरी सरकार तट दोस्तों मुख्य रूप से दो राज्यों में है, एक तो आंध्र प्रदेश में, और जो दूसरा राज्य है दोस्तों उसका नाम है ओडिशा। उसका क्या नाम है? ओडिशा। अब जो शेष तटीय मैदान एक बच गया इधर वाला, यानी कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो ये तटीय मैदान बच गया ना दोस्तों, ये इस तटीय मैदान का नाम है कोरोमंडल तट। इसका क्या नाम है? कोरोमंडल तट। और ये कोरोमंडल तट दोस्तों मुख्य रूप से दक्षिणी आंध्र प्रदेश में स्थित है। दक्षिणी आंध्र प्रदेश और भारत के तमिलनाडु राज्य में, इन दो राज्यों में स्थित है। पूछ लिया जाए कोरोमंडल तट भारत के कौन से राज्यों में है? दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में।
उत्तरी सरकार तट भारत के कौन से राज्यों में है? उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों में। कोरोमंडल तट कहां से कहां तक है? कृष्णा नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक। और जो उत्तरी सरकार तट है वो कहां से कहां तक है? सुब्रनरेखा नदी घाटी से लेकर कृष्णा नदी घाटी तक। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय मैदान भी बनते हैं, वो भी देख लीजिए, उनको क्यों छोड़ रहे हैं। अब एक तो जैसे मान लीजिए दोस्तों उत्कल का मैदान है। कौन सा मैदान है? उत्कल का मैदान। उत्कल का मैदान दोस्तों भारत के ओडिशा राज्य में है। कौन से राज्य में? ओडिशा राज्य में। इस मैदान का निर्माण करती है दोस्तों महानदी। कौन सी नदी करती है? महानदी। अर्थात ओडिशा राज्य में महानदी के द्वारा उत्कल के तटीय मैदान का निर्माण किया जाता है। दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे? इसी उत्कल के मैदान में स्थित है दोस्तों चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कौन से मैदान में स्थित है? उत्कल के मैदान में। और चिल्का झील के बारे में पूछ ले जाए राज्य में कौन से है, तो दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है चिल्का झील। एक क्षेत्रीय तटीय मैदान, जैसे पहला उत्कल हो गया, दूसरा है दोस्तों आंध्र का तट मैदान, आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान। आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान का निर्माण होता है दोस्तों, देखो कहां पर? दो नदियां हैं, एक तो गई आपकी कृष्णा नदी और एक इधर से दोस्तों एक गोदावरी नदी बहती है। तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच में आंध्र प्रदेश राज्य में आंध्र के तटीय मैदान का निर्माण होता है। और ध्यान रखना दोस्तों, इस तटीय मैदान के अंदर पुलिकट झील स्थित है। इस तटीय मैदान में कौन सी झील स्थित है? पुलिकट झील। पुलिकट झील बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी झील के अग्रभाग को नेलोर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? इस झील के अग्रभाग को नेलोर कहा जाता है। और वहां पर स्थित है दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहां से भारत में इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़े जाते हैं दोस्तों, या रॉकेटों का या अंतरिक्ष यानों का या कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। तो पूछा जाता है दोस्तों कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सी झील के किनारे पर स्थित है? पुलिकट झील के किनारे पर स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए पुलिकट झील भारत के कौन से राज्य में है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में तो है ही। आंध्र प्रदेश के साथ साथ पुलिकट झील का कुछ एरिया भारत के तमिलनाडु राज्य में भी आता है। अर्थात दोनों राज्यों में स्थित है ये। एक तीसरा क्षेत्रीय तटीय मैदान और ध्यान रखोगे आप, उस तटीय मैदान का नाम है दोस्तों तमिल का तटीय मैदान या तमिलनाडु का तटीय मैदान। और तमिलनाडु के तटीय मैदान का निर्माण करती है मुख्य रूप से दोस्तों कावेरी नदी। कौन सी नदी करती है? कावेरी नदी। ध्यान रखना, ये कावेरी नदी का डेल्टा दोस्तों दक्षिणी भारत में चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात इसे दक्षिणी भारत में चावल का अन्नागार कहा जाता है। चावल का अन्नागार किसे कहा जाता है दोस्तों? कावेरी नदी के डेल्टा को तमिलनाडु में। ये थे भारत के दोस्तों तटीय मैदान। ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही गजब का टॉपिक है दोस्तों ये। कई एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रट लो दोस्तों। ठीक है, बाय बाय।